मैं अजीब बेबसी का शिकार होकर रह गया था। सोचा तो ये था कि रेगिस्तान से निकलने के बाद हम खतरात से दूर निकल जाएंगे, मगर हम पर तो सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली मिसल सादिक आ रही थी। तहजीब तक पहुंचने के लिए जिस कदर मैं बेताब था, उतना ही ज्यादा रुकावटें मेरी राह में हायल हो रही थी। और तहजीब को तलाश करने का मरहला तो बहुत दूर था, क्योंकि वो तो लकी हार्वर्ड को ऑलिव हार्वर्ड के हवाले करने के बाद शुरू होना था। सबसे पहली फिक्र तो मेरे सर पर यही सवार थी कि किसी सूरत ऑलिव हार्वर्ड से किया हुआ वादा पूरा कर दूं, ताकि पूरी यकसुई से तहजीब को तलाश कर सकूं। लेकिन ऐसा मालूम होता था कि इस बड़े मकसद के हुसूल के लिए अभी मुझे बहुत से खिराज अदा करना होंगे। दफतन इमारत का सदर दरवाज़ा खुला और उसमें से जो शख्स बरामद हुआ, उसे देखकर मैं सन्नाटे में आ गया। मैंने जल्दी से ऑलिव हार्वर्ड को झंझोड़ा। आंखें खोल कर देखो ऑलिव हार्वर्ड, तुम्हें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऑलिव हार्वर्ड ने चौंक कर आंखें खोल दी और उसकी नजरें मेरी निगाहों के ताक़ुब में उठ गईं। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, नहीं, ये कैसे मुमकिन है। इमारत से बरामद होकर टैक्सी की तरफ बढ़ने वाला शख्स कर्नल वहदत था। बात वाकई बड़ी नाकाबिल यकीन थी, मगर जो कुछ भी हम देख रहे थे 100% हकीकत थी। कर्नल वहदत फौजी वर्दी में मलबूस था और तन्हा नहीं था, उसके साथ चंद और अफराद मौजूद थे। मैं उसे टैक्सी की तरफ आते देखता रहा, फिर बेसाख्ता मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरे साथ टैक्सी की अकबी नशिस्त पर बैठा हुआ ऑलिव हार्वर्ड अभी तक कर्नल वहदत के मेकअप में था। मैंने कहा, अपने हमजाद का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाओ ऑलिव हार्वर्ड। वो बोला, ओह, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं उसके मेकअप में हूँ। कर्नल वहदत आहिस्तगी से चलता हुआ टैक्सी के नजदीक आ गया। उसने जहरीले लहजे में कहा, दोनों हजरात नीचे तशरीफ ले आए। मैं दरवाजा खोल कर नीचे उतर गया, जबकि ऑलिव हार्वर्ड के लिए कर्नल वहदत ने खुद टैक्सी का दरवाजा खोला और उसे गिरबान से पकड़कर नीचे खींच लिया। ऑलिव हार्वर्ड ने एहतजाजी लहजे में कहा, तुम्हें कम से कम तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जवाब में कर्नल वहदत ने ऑलिव हार्वर्ड के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। कर्नल वहदत गुर्राया, तुम मुझे अखलाकियात का दर्स दोगे? याद रखना, मैं अली यार खान नहीं हूँ। तुम मेरी कैद में हो और मैं तुम्हारे साथ जो सुलूक भी करूँ तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। ऑलिव हार्वर्ड के होंठों से खून की एक पतली सी लकीर बहती नजर आ रही थी। कर्नल वहदत ने उसके साथ बहुत मुनासिब सलूक किया था। ऑलिव हार्वर्ड ऐसे ही सलूक का मुस्तहिक था। उसने खुद कभी अपने कैदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, फिर वो इस बात का मुतमन्नी क्यों था कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। कर्नल वहदत ने अपने साथ आने वालों से कहा, इन दोनों की तलाशी लो। और दो आदमियों ने बढ़कर हम दोनों की तलाशी ली। मेरे पास से पिस्तौल और एक कलम तराश चाकू बरामद हुआ, जबकि ऑलिव हार्वर्ड के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। मेरे पास से बरामद होने वाले दोनों हथियार कर्नल वहदत के हवाले कर दिए गए। कर्नल वहदत ने अपने साथियों से कहा, इन दोनों को अंदर ले आओ, और मुड़कर इमारत की तरफ बढ़ गया। मैं और ऑलिव हार्वर्ड उसके साथियों की निगरानी में इमारत में ले जाए गए। कर्नल वहदत ने एक शख्स से कहा, इन्हें नाश्ते के लिए तैयार करके नाश्ते की टेबल पर ले आओ, मैं इनका इंतजार कर रहा हूँ। उस शख्स ने सर को असबाती जुम्बिश दी और हमें एक कमरे की तरफ चलने का इशारा किया। ऑलिव हार्वर्ड उस कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर मैं बदस्तूर अपनी जगह खड़ा रहा। कर्नल वहदत ने घूर कर मुझे देखा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने अभी तक मुझे मुखातिब करने की जहमत नहीं की थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं कर्नल वहदत। कर्नल वहदत ने सपाट लहजे में कहा, मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं, लेकिन पहले तुम नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ। मैंने कहा, जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो इंतहाई अहम है, एक लम्हे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कर्नल वहदत ने खुश्क लहजे में कहा, कहो क्या बात है। ऑलिव हार्वर्ड कमरे के दरवाजे तक पहुंच कर रुक गया। मैंने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा और कर्नल वहदत से कहा, वो गुफ्तगू सबके सामने नहीं की जा सकती। कर्नल वहदत ने तंजिया लहजे में कहा, क्या फिर कोई चाल चलने का इरादा है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ, तुम जिस तरह चाहो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकते हो। कर्नल वहदत चंद लम्हे किसी सोच में डूबा रहा, फिर तवील सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम्हारी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसने अपने आदमियों को कुछ हिदायत दी और फिर मुझे एक और कमरे में ले गया। वो कमरा शायद वेटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता होगा, इसलिए कि वहाँ सोफों और कुर्सियों के अलावा कमरे के वस्त में एक सेंटर टेबल और चंद साइड टेबलों के अलावा और कुछ नहीं था। कर्नल वहदत ने मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया। मैंने कहा, ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं तवील अरसे से फ़लस्तीन पर इसराइल का नाजायज़ तसल्लुत ख़त्म करने के लिए कोशा हूँ और यहूदियों के खिलाफ बरसरे पैकार हूँ। कर्नल वहदत ने मेरी बात काट दी। बोला, बदनाम ज़माना यहूदी एजेंट का तुम्हारे साथ होना गालिबन तुम्हारी बात का अमली सबूत है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मेरे पास आया करने के लिए वक्त नहीं है। रेगिस्तान में मुझ पर यहूदियों की एक नापाक साजिश का इंकिशाफ हुआ है।
मैं ये बात ऑलिव हार्वर्ड से छुपाना चाहता हूँ कि वो साजिश मेरे इल्म में आ चुकी है, और वो साजिश ये है कि अरब ममालिक के अवाम को ये एहसास दिलाया जाए कि अरब हुकूमतें उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ दहशतगर्द टीमें तरतीब दी गई हैं। अवाम में बेचैनी फैल जाएगी तो वो हुकूमतों के खिलाफ उठ खड़े होंगे, और इस तरह अरब हुकूमतों की तवज्जो फ़लस्तीन और इसराइल के झगड़े की तरफ से हटकर अपने अंदरूनी मसाइल की तरफ मबजूल हो जाएगी। कर्नल ने कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो तुम्हारे पास उसका कोई सबूत भी है, इसलिए कि अभी तक ऐसी किसी कार्रवाई की कोई खबर नहीं मिली। जवाब में मैंने कर्नल वाहदत को रेगिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात से मुख्तसरन आगाह कर दिया। मैंने कहा, मेरा इरादा था कि उस सराय को खुद देखूंगा, लेकिन अब मेरे ख्याल में मुनासिब ये होगा कि तुम खुद इस मामले को देख लो। मैंने अपनी सारी मालूमात तुम तक मुंतकिल कर दी हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुनज़्ज़म कार्रवाई ज़्यादा मौसर साबित होगी। कर्नल वाहदत ने अजीब से लहजे में पूछा, क्या मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? मैंने कहा, नहीं, बल्कि तुम सवाल जवाब करके वक्त ज़ाया करते रहो ताकि ज़ोत्स्की के वक्त पर वापस न पहुंचने के बायस यहूदी एजेंट होशियार हो जाएं और उनकी गिरफ्तारी मुश्किल हो जाए। वाहदत बोला, ठीक है, मैं इस सिलसिले में अमली इक़दामात करने के अहकामात जारी कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो। मैं झुंझला गया, तो तुम मुझे फांसी चढ़ा देना। समझ में नहीं आता कि तुम वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो। कर्नल वाहदत उठ खड़ा हुआ, बोला, तुम तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर पहुंचो, मैं एक्शन के लिए हुक्म जारी कर दूं। मैंने कहा, ख्याल रहे कि ऑलिव हार्वर्ड के इल्म में कोई बात न आने पाए। मुझे उसी कमरे में पहुंचा दिया गया जिसमें ऑलिव हार्वर्ड था। ऑलिव हार्वर्ड मुझे बाथरूम से निकलता दिखाई दिया। उसने न सिर्फ नहा कर लिबास तब्दील कर लिया था, बल्कि उसने अपना मेकअप भी ख़त्म कर दिया था। ऑलिव हार्वर्ड ने पूछा, कर्नल वाहदत से क्या बात हुई? मैंने कहा, मैंने उसे शीशे में उतारने की कोशिश की थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। वो बोला, तुमने बेकार कोशिश की, वो एक बार पहले भी चोट खा चुका है, अब उसे धोखा देना मुमकिन नहीं होगा। मैंने हैरत से कहा, तो क्या हम फरार होने की कोशिश भी न करें? ऑलिव हार्वर्ड ठंडी सांस लेकर बोला, फरार होने का ख्याल जहन से निकाल दो अली, यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। मैंने मुतहज्जराना अंदाज में कहा, ये बात तुम कह रहे हो ऑलिव हार्वर्ड? बोला, हाँ, ये बात मैं ही कह रहा हूँ, शायद मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसी मुहिमात के काबिल नहीं रहा। मैंने कहा, फरार होना मुमकिन हो या ना हो, मैं तो बहरहाल अव्वलीन लम्हे से मौके की ताक में हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मौका ज़रूर आएगा और मैं उससे फ़ायदा भी ज़रूर उठाऊंगा। ऑलिव हार्वर्ड ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें ऐसा कोई मौका मिल जाए तो तुम फरार हो जाना, मेरी फिक्र मत करना। मैंने हैरत से उसे देखा। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी, मगर ये फैसला करना मुश्किल था कि उसने ये बात दरअसल किस जज्बे के तहत कही है। ये बात ऐन मुमकिन थी कि वो मक्कारी से काम ले रहा हो। उस यहूदी से कुछ बैद नहीं था। अभी कल ही की तो बात थी कि उसने मुझ पर पिस्तौल से फायर करके मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अगर मैं पहले से होशियार न होता और पिस्तौल भरा हुआ होता तो यकीनन इस वक्त मेरी रूह मेरे जिस्म की बजाय आलम अरवाह में होती। मैंने कहा, मैंने तुमसे जो वादा किया है ऑलिव हार्वर्ड, उसे पूरा करना हर हाल में मेरी जिम्मेदारी है। खातिर जमा रखो, मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज फरार नहीं हूँगा। ऑलिव हार्वर्ड बोला, ये तुम्हारी आला ज़र्फी है अली, बेहतर होगा कि अब जल्दी से नहा लो, कर्नल वाहदत का आदमी हमें लेने आने ही वाला होगा। मैंने बाथरूम का रुख किया। ठंडे पानी की फुहारों ने थकन और कुशलमंदी को तो ज़ायल कर दिया, मगर 2 रातों की उधार नींद को उजागर कर दिया। शावर के नीचे ही मेरी पलकें नींद से बोझल होकर बंद होने लगी, लेकिन अभी सोने का वक्त नहीं था। कर्नल वाहदत से मुलाकात और गुफ्तगू भी ज़रूरी थी। 15 मिनट के बाद मैं और ऑलिव हार्वर्ड तैयार होकर कर्नल वाहदत के एक आदमी की मैयत में नाश्ते की टेबल पर पहुंच गए। कर्नल वाहदत हमारा मुंतज़िर था और नाश्ते की मेज़ पुरतकल्लुफ़ लवाजिमात से पुर थी। कर्नल ने हमें बैठने का इशारा किया और हम दोनों ने एक एक कुर्सी संभाल ली। कर्नल वाहदत ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। बोला, ऑलिव हार्वर्ड पर मेरा मेकअप तुमने ही किया होगा अली यार खान। मैंने कमाल इनकिसारी से कहा, हाँ, वो इसी खाकसार की कोशिशों का नतीजा था। कर्नल बोला, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है अली, लेकिन तुमने कमाल का मेकअप किया है। तुम्हारे इस कमाल का एतराफ़ न करना ज्यादती होगी। मैंने कहा, बात एतराफ़ की आ ठहरी है तो फिर मुझे भी कहने दो कि तुमने भी हमें इतनी आसानी से दोबारा गिरफ्तार करके कमाल कर दिया है। कर्नल वाहदत फखरी अंदाज में मुस्कुराया। बोला, और ऐसे इंतजामात भी कर लिए हैं कि तुम दोबारा फरार ना हो सको। मैंने बेपरवाही से कहा, यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने हमें इतनी आसानी से कैसे गिरफ्तार किया। कर्नल वाहदत ने कहा, क्या तुम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते? मैं भी जवाबन मुस्कुराया, कहा, इस मुल्क का जोग्राफिया और तुम्हारे वसाइल, ये दोनों चीजें अगर मेरे इल्म में होती तो तुम हरगिज मुझे गिरफ्तार न कर पाते। कर्नल वाहदत के चेहरे का रंग बदल गया। बोला, तुमने उस एतमाद से फायदा उठाया जो हमने तुम पर किया था, वरना तुम फरार ही ना हो पाते। मैंने कहा, ये ना होता तो कुछ और होता। फरार तो मुझे बहरहाल होना ही था।
لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ ہمارے فرار کا راز قبل از وقت کیسے کھل گیا تھا۔ کرنل وحدت نے کہا، جو لوگ خواب آور دوائیں استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان پر بے ہوشی کے انجیکشن پوری طرح اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا، اوہ، یعنی تم زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہے تھے، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد یہ معلوم کرنا تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں رہا ہوگا کہ میں نے کدھر کا رخ کیا ہے۔ وہ بولا، ہاں، ہم نے فوراً ہی معلوم کر لیا تھا کہ تم ابراہیم وسط کے ساتھ تربیتی طیارے میں اولیو ہاورڈ سمیت محو پرواز ہو۔ چنانچہ میں نے متعلقہ لوگوں کو فون پر ہی یہ ہدایات جاری کر دی تھیں کہ اگر ممکن ہو تو طیارے کو چالاکی سے واپس لانے کی کوشش کی جائے، اس پر بڑے خطرناک لوگ سوار ہیں۔ یہ پیغام دینے کے بعد میں خود فضائیہ کے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ کنٹرول ٹاور سے معلوم ہوا کہ طیارے کا ہوا باز تمہیں واپس لانے میں ناکام ہو گیا ہے اور تم دونوں نے پیراشوٹ باندھ کر طیارے سے چھلانگ لگا دی ہے۔ ابراہیم وسط سے میں نے خود ٹرانسمیٹر پر بات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ تم دونوں سے طیارہ ٹکرا کر تمہیں ہلاک کرنے جا رہا ہے۔ اگر میں فوراً ہی اسے روک نہ لیتا تو وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتا۔ میں نے کرنل سے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس طرح تم نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے؟ وہ بولا، نہیں، بلکہ اس طرح ہم نے آپ کے احسانات کا صلہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ابراہیم کو وہ پیغام نہ دیا جاتا تو یا تو وہ خود فنا ہو جاتا یا تمہیں فنا کر دیتا۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ سب ہی فنا ہو جاتے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے نقشے طلب کیے اور ان کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر تم بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تو اسی شہر تک پہنچو گے۔ چنانچہ میں نے اپنی تمام توجہ اسی شہر پر مرکوز کر دی جس کے نتیجے میں اس وقت تم میرے روبرو موجود ہو۔ میں نے کہا، تم ہمیں صحرا میں بھی تو گرفتار کر سکتے تھے۔ وہ بولا، اس امکان پر بھی غور کیا گیا تھا مگر کئی وجوہات کی بنا پر اسے مسترد کر دیا گیا۔ تمہیں صحرا میں گرفتار کرنے کے لیے ہمیں کئی دشواریوں سے گزرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ ہم اس بات سے بھی لا علم تھے کہ تمہارے پاس کتنا اور کس قسم کا اسلحہ ہے۔ ممکن تھا کہ جلد بازی سے کام لے کر ہم اپنے کئی آدمیوں کی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ محفوظ طریقہ اختیار کیا جائے اور تمہیں بے خبری میں اس وقت چھاپ لیا جائے جب تم یہ گمان کرنے لگو کہ تم ہمیں جلد دینے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میں نے کہا، میں بھی تو تم سے یہی کہہ رہا تھا اولیو ہاورڈ، مگر اس وقت میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ امید ہے اب تم سمجھ گئے ہوگے۔ اولیو ہاورڈ نے اس بات میں سر ہلایا، بولا، بلا شبہ تم بے مثال قوت تجزیہ کے حامل ہو۔ کرنل وحدت نے متجسس لہجے میں پوچھا، تم اولیو ہاورڈ سے کیا کہہ رہے تھے؟ اولیو ہاورڈ نے کرنل وحدت کو بتایا۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، جب ہم پیراشوٹوں کے ذریعے صحرا میں اترے تھے اس وقت ہمارے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تم لوگ کیا طریقہ اختیار کرو گے۔ میرا کہنا تھا کہ ہمارے تعاقب میں کوئی پارٹی روانہ کی جائے گی، جبکہ علی کا خیال تھا کہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وقت میں نے علی سے شدید اختلاف کیا تھا، لیکن اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ علی کا خیال درست تھا۔ ہمیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں گرفتار کرنے والے تم ہوگے۔ کرنل وحدت بڑبڑایا، بولا، حیرت ہے، لیکن زیادہ حیرت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ یہ تجزیہ علی یار خان نے کیا تھا۔ علی یار خان جو ایک غیر معمولی آدمی کی حیثیت سے مشہور ہے۔ میں نے کہا، میرے خیال میں ہمارے اس طرح گرفتار ہو جانے میں کافی ہاتھ اس میک اپ کا بھی ہے جو اولیو ہاورڈ کے چہرے پر تھا۔ تمہارے آدمیوں نے اسے تمہارے میک اپ میں فوراً ہی پہچان لیا ہوگا۔ کرنل وحدت نے کہا، تمہارا خیال کافی حد تک درست ہے، لیکن اگر اولیو ہاورڈ کا میک اپ ختم کیا جا چکا ہوتا تب بھی تم لوگ بچ کر نہیں نکل سکتے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ کرنل بولا، میرے آدمیوں کے پاس تم دونوں کی تصویریں موجود تھیں، تم کہیں بھی نظر آتے تمہیں فوراً پہچان لیا جاتا۔ میں نے پوچھا، ہماری تصویریں تمہارے پاس کہاں سے آ گئیں؟ اس کی بات نے میری حیرانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بولا، میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے اور ملٹری انٹیلیجنس میں کوئی شخص یوں ہی نہیں آ جایا کرتا۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ تمہاری لاعلمی میں تمہاری تصاویر کھینچ لی گئی تھیں۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، تصویریں کیوں کھینچی گئی تھیں؟ کیا میں کوئی مشکوک آدمی ہوں؟ کرنل وحدت نے جلدی سے کہا، ہرگز نہیں، یہ تو ہمارا معمول ہے، ہم احتیاطاً ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک عرب ملک کے محکمہ انٹیلیجنس کی یہ کارکردگی دیکھ کر میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا۔ کرنل وحدت نے کہا، ہمارے اعلیٰ حکام کا خیال ہے کہ چونکہ عربوں پر تمہارے کافی احسانات ہیں اور تم نے اسلحے کی کھیپ ہمارے ملک تک پہنچانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں ان کے صلے کے طور پر تمہیں زیادہ سے زیادہ ڈھیل دی جائے اور یہ کہ تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، نہایت مناسب خیال ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ بات مجھ سے متعلق ہے، میں اس بات سے اصولی طور پر متفق ہوں۔ کرنل بولا، لیکن مجھے اس سے سخت اختلاف ہے۔ اگر کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اس کا صلہ ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر اس شخص کے نظریات تبدیل ہونے لگیں یا اس کا کوئی عمل ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہو تو اس شخص سے ہرگز کوئی رعایت نہیں برتنا چاہیے۔
मैंने कहा, तुम्हारी इस बात से किसी हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है कर्नल, लेकिन इससे कुल्ली तौर पर मुत्तफिक होना कम से कम मेरे लिए तो मुश्किल है। वो बोला, मैंने आला हुकाम से तुम्हारे सिलसिले में इजाजत तलब की थी कि अगर तुम ओलिव हार्वर्ड को हमारे हवाले करने पर तैयार न हो तो तुम्हारे खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकूं और तुम्हें ओलिव हार्वर्ड का साथी तसव्वुर किया जाए। मगर मुझे अफसोस है कि मेरा नुक्ता नज़र हुकाम की समझ में नहीं आ सका। मैंने दरमियान में कहा, जाहिर है वो लोग ज्यादा अक्लमंद हैं। कर्नल वहादत ने यूं कहा जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। बोला, उनका कहना है कि मैं तुम्हें सिर्फ जिंदा गिरफ्तार कर सकता हूँ और ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो। ताहम ओलिव हार्वर्ड के खिलाफ कुछ भी करने के लिए मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। मैंने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ये बातें मुझे किस मकसद के पेश नज़र बताई हैं? कर्नल वहादत मुस्कुराया, बोला, कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। फिर संजीदा होते हुए कहा, दरअसल बाज बातें मेरे लिए शदीद उलझन का बायस हैं और मैं तुमसे उनका जवाब चाहता हूँ। मैंने कहा, अगर तुम मुझसे मुतल्लिक किसी उलझन का शिकार हो कर्नल वहादत, तो मैं तुम्हारी उलझन दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वो बोला, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है तुम और ओलिव हार्वर्ड एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हो। क्या ये बात दुरुस्त है? मैंने कहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कर्नल। हम दोनों मुतजाद मफादात के लिए काम कर रहे हैं, लिहाजा हमारे दरमियान दुश्मनी होना ऐसी कोई ताज्जुब खेज बात तो नहीं है। कर्नल वहादत ने कहा, हरगिज नहीं, लेकिन मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया करता। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वो उन तमाम बातों की नफी करता है जो मैंने सुनी है। मेरे सामने तो तुम दोनों बेहतरीन दोस्तों की तरह आए हो। मैंने कहा, बहुत से लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कर्नल कि हर सुनी सुनाई बात सच्ची हो। ये भी जरूरी नहीं कि वो झूठी ही हो। इसी तरह जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं कतई जरूरी नहीं कि वो उसी तरह हो जैसे हम उसे देख रहे हैं। हम असल बात को समझने में धोखा भी खा सकते हैं। कर्नल वहादत ने कहा, मुझे फलसफे में उलझाने की कोशिश मत करो। तुम अपनी चर्ब ज़बानी से भी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। एक यहूदी एजेंट के लिए तुम अपने दोस्तों के मुखालिफ हो गए और इस मुखालिफत में तुम किसी हद तक भी जा सकते हो। मैंने कहा, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने ओलिव हार्वर्ड से एक वादा किया है और मैं वो वादा हर हाल में पूरा करूंगा। कर्नल बोला, तुम अमली आदमी हो अली, अमली बातें करो, अफसानवी बातें न करो। दौर बेहद तब्दील हो गया है, ऐसी बातें अब किस्से कहानियों की हद तक ही अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब यही है ना कि आज अगर हम किसी से कोई वादा करते हैं और कल हालात तब्दील हो जाते हैं तो हम वादा पूरा करने के पाबंद नहीं रहेंगे। कर्नल बोला, तुम ठीक समझे, मैं यही कहना चाह रहा था। बदले हुए हालात के साथ आदमी को खुद भी तब्दील हो जाना चाहिए, वरना बहुत बड़े नुकसान में रहता है। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे अफसोस है कर्नल कि मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।